हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। साथ में एक अभ्यास प्रश्न भी इसमें जुड़ा हुआ है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिशनल जीके को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको मिलता रहेगा इस वीडियो का और आने वाले वीडियो का पीडीएफ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। शुरुआत पिछले दिन पूछे गए प्रश्नों से। पिछले वीडियो का पूछा गया प्रश्न था, राज्य सरकार ने झारखंड में 2024 तक कितने घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 91.18 लाख, ऑप्शन बी 61.18 लाख, ऑप्शन सी 29.46 लाख अथवा ऑप्शन डी 19.46 लाख। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी झारखंड सरकार ने 2024 तक 61 लाख लोगों के घर तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। झारखंड विधानसभा में मिथिलेश ठाकुर, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है, इन्होंने बताया कि 19.46 लाख घरों तक नल का जल अब तक पहुंच चुका है और 2024 तक राज्य ने निर्धारित किया है कि 61 लाख घरों तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि 2019 तक मात्र 4% घरों तक नल का जल पहुंचा था और अब लगभग 32% से ज़्यादा घरों तक नल का जल झारखंड सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। आइए दोस्तों अब झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गुड समैरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इफ्तिकार अहमद, ऑप्शन बी इकबाल अहमद, ऑप्शन सी इब्रार अहमद अथवा ऑप्शन डी इरफान अंसारी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, इब्रार अहमद को समैरिटन अवार्ड यानी गुड समैरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इस संबंध में हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इब्रार अहमद को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी गुड समैरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटीग्रेटेड ग्लोबल हेल्थ केयर मिशन IGHM और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन मेडगेट द्वारा द्वितीय कस्टोडियन ह्यूमैनिटी अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया था, जिस दौरान गुड समैरिटन अवार्ड से झारखंड के इब्रार अहमद को सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था 17 जून 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। इसके तहत समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें गुड समैरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इब्रार अहमद मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव यानी माही के संयोजक हैं, कन्वीनर हैं और माही समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करता रहता है। माही सामाजिक अभियानों में आगे बढ़ चढ़कर काम करता रहता है, जिसका उद्देश्य है उन व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाना जिनको अब तक सहायता नहीं पहुंच पाया है या सामाजिक आर्थिक कारणों से किसी कारण वह सहायता से वंचित रह गए हैं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज का चयन किस IPL टीम के लिए किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स अथवा ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस के लिए चयन किया गया है झारखंड के आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज। आपको बता दिए कि झारखंड गठन के बाद से ये पहले ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें IPL के लिए चुना गया है। इसके पहले वरुण अरोन का भी चयन किया गया था और वे उस समय संयुक्त बिहार के दौरान जमशेदपुर में जन्मे थे। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज झारखंड के पहले ऐसे आदिवासी क्रिकेटर हो गए हैं जिनका चयन मुंबई इंडियंस ने IPL ट्रेनिंग के लिए किया है। आपको बता दें कि ये IPL ट्रेनिंग इंग्लैंड में मुंबई इंडियंस के चुने गए खिलाड़ियों को कराया जाएगा।
रॉबिन मिंज अंडर 19 और अंडर 25 में अपने प्रदर्शन से उन्होंने सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था और वे धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और रांची के हैं और बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज है। रॉबिन मिंज झारखंड के गुमला ज़िले से खेलते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और नामकुम के DAV से रॉबिन ने 10वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद लगातार क्रिकेट पे अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड यानी NJDG द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले में पेंडिंग केसेस सर्वाधिक है, यानी कोर्ट में पेंडिंग केसेस सर्वाधिक है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रांची में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिलों में पेंडिंग मुकदमे यानी केसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस रांची कोर्ट में है, यानी सर्वाधिक है। यहाँ पे पेंडिंग केसेस की संख्या है 68,054। वहीं सेकंड रैंक है यानी दूसरा स्थान है धनबाद का, जहां मुकदमा पेंडिंग है 61,841। तीसरा स्थान है जमशेदपुर का, जहां केसेस पेंडिंग है 47,416। और सबसे कम मुकदमे की बात करें तो सबसे कम मुकदमे पेंडिंग है सिमडेगा ज़िले के कोर्ट में और यहां जो पेंडिंग केसेस हैं वो 4,010 हैं। आइए इसके अलावा हाई कोर्ट में क्या स्थिति है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि NJDG यानी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने झारखंड की न्यायपालिका पर मौजूदा समय में 6 लाख से अधिक मुकदमों का बोझ है, इसकी जानकारी दी है। झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट में कुल पेंडिंग मामलों की संख्या 85,688 है, जिसमें सिविल केसेस 37,916 पेंडिंग हैं, जबकि क्रिमिनल केसेस 47,772। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 20 न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें से एक न्यायाधीश पर लगभग 4,284.4 केसेस पेंडिंग हैं, यानी उन पर भार है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में 37 ऐसे केसेस भी हैं जो 30 वर्ष से अधिक समय से पेंडिंग हैं। इसमें सिविल केसेस 36 और क्रिमिनल केसेस 1 हैं। वहीं सिविल कोर्ट्स की बात कर ले दोस्तों झारखंड में, तो राज्य भर के सिविल कोर्ट्स में 5,18,182 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें सिविल 87,688 और क्रिमिनल केसेस हैं 4,30,494। वहीं सिविल कोर्ट में 506 न्यायिक अधिकारी हैं और एक न्यायिक अधिकारी पर यानी जुडिशियल ऑफिसर पर 1,024 केस का भार है, यानी पेंडिंग है। दोस्तों ये 3 बातें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि झारखंड में न्यायपालिका पर मौजूदा समय में 6 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग हैं। झारखंड हाई कोर्ट में 20 न्यायाधीश हैं, जिनमें प्रत्येक न्यायाधीश पर 4,284 केसेस पेंडिंग हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों में उन पे हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे यानी जुडिशियल ऑफिसर पे 1,024 केसेस पेंडिंग हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में युवाओं को पायलट्स बनने की फ्री ट्रेनिंग दिए जाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी बोकारो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है कि पायलट्स बनने के लिए फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा दुमका के लोगों को, यानी संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों को। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। हूल दिवस के अवसर पर यानी 30 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह में संथाल परगना के युवाओं को पायलट्स बनने की फ्री ट्रेनिंग दिए जाने का ऐलान किया है और यह ऐलान दुमका में उन्होंने किया। आपको बता दें इसके लिए दुमका में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। हर साल वहां 30 युवक युवतियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार अपने खर्च पर इस क्षेत्र के 15 युवक युवतियों को पायलट बनने का प्रशिक्षण देगी और बाहर के 15 युवक युवतियां अपने खर्च पर ट्रेनिंग यहां पे ले सकेंगे, यानी दुमका में ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ग्रामीण गाड़ी योजना की भी शुरुआत करेगी।
आपको बता दें दोस्तों, हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में उन्होंने कई घोषणाएं की। इनमें दो प्रमुख है कि दुमका में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि ग्राम गाड़ी योजना के तहत जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची है वहां सड़क बनाकर बच्चों को बस से स्कूल तक पहुंचाया जाएगा और गांव को शहर से जोड़ने के लिए बस चलाई जाएगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं को मुफ्त सफ़र का भी मौका मिलेगा, यानी उन्हें सुविधा दी जाएगी। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2023 में किस दिन हूल दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 30 जून अथवा ऑप्शन डी 30 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि देश भर में दोस्तों 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी की शौर्यगाथा और बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। संथाली भाषा में हूल का अर्थ दोस्तों क्रांति होता है, जैसा कि आपको पता है। इसी हूल क्रांति को संथाल क्रांति यानी संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और 30 जून के दिन ही संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जब सिद्धू कानू ने यहीं पर अपने हजारों लोगों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, यानी क्रांति शुरू करनी है। आपको बता दें कि आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेज़ों को द्वारा मारे गए 20,000 से अधिक लोगों को याद करते हैं। जैसा कि आपको पता है 30 जून 1855 के दिन ही भोगनाडीह गांव में सिद्धू कानू की अगुवाई में झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था और 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने पहुंचकर जंग का ऐलान किया था और अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो का उस दिन ऐलान किया था और यहीं से शुरू हुई थी संथाल क्रांति। और ये था हूल दिवस मनाने का मूल कारण, जो प्रति वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। और इसी दिन इस वर्ष 2023 में भी झारखंड में और पूरे देश में हूल दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स में वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है दोस्तों, झालसा ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लीगल कैडेट कोर तैयार किया है। इसके तहत किस क्लास के विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा दी जाएगी? इसका उत्तर है 9वीं से 12वीं तक की क्लास को लीगल कैडेट कोर तैयार किया गया है। इसके लिए कानूनी शिक्षा दी जाएगी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को। आपको बता दें कि झालसा यानी झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्री सर्विसेज यानी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इसी संस्था ने 9 से 12वीं तक के बच्चों को भी कानून की शिक्षा दी जाने की बात कही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री गृह मंत्री खुद है, यानी मुख्यमंत्री के साथ उनके पास गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्रालय के अलावा यानी पर्सनल डिपार्टमेंट भी उनके पास है, यानी कार्मिक विभाग। इसके अलावा दूसरे विभाग भी उनके पास हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, साज का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। झारखंड में वर्तमान में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साज यानी लगातार चर्चा में है, क्योंकि झारखंड में रोड का निर्माण नेशनल हाईवे की बात करें या स्टेट हाईवे की लगातार तेज़ी से चल रहा है। इस कारण ये दोनों चर्चा में है, तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि साज का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भाजपा के कितने लोकसभा सांसद हैं? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में लोकसभा के कुल 14 सांसदों में 11 सांसद भाजपा के हैं, बाकी 3 सांसद दूसरे दलों से हैं। आपको बता दें कि गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से सांसद है और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू से हैं और विजय हांसा राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा से भी बीजेपी के 3 सांसद हैं। राज्यसभा में JMM के 2 और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी झारखंड में राज्यसभा के 6 सांसदों में 3 बीजेपी के, 2 JMM के और 1 कांग्रेस के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। आपको बता दें जस्टिन केरकेट्टा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप हॉकी भी खेला हुआ है। मूल रूप से वह रहने वाले थे सिमडेगा जिले के, जिनका निधन हो गया कुछ दिनों पहले। वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, जगन्नाथ महतो झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अलावा किस विभाग के मंत्री थे जिनका निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में हो गया था? ऑप्शन ए वाणिज्य कर विभाग, ऑप्शन बी श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास विभाग अथवा ऑप्शन डी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके को जानने की। और इसके तहत पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2021 अथवा ऑप्शन डी 9 अगस्त 2022। इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 अगस्त 2020 को यह घोषणा की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को प्रति वर्ष झारखंड में राजकीय अवकाश होगा। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है विश्व में आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रथम विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो पहली बार 9 अगस्त 1995 को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था और उसके बाद प्रति वर्ष पूरे विश्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी कि अब 9 अगस्त को राजकीय अवकाश होगा और इसकी घोषणा मोरहाबादी स्थित नीलांबर पीताम्बर पार्क में 9 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री ने की थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस सांसद का निधन संसद भवन के गैलरी में गिरने के कारण हो गई थी? उत्तर है कार्तिक उरांव। आपको बता दें कि कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर को हो गया था। 8 दिसंबर 1981 को हो गया था संसद भवन में गिर जाने से। आपको बता दें वो पेशे से एक इंजीनियर थे और इंग्लैंड में कार्यरत थे। जवाहरलाल नेहरू से भेंट होने के बाद जवाहरलाल नेहरू का सराह मानकर वो भारत आ गए और रांची में HEC में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाद में 1967 यानी 1967 में पहली बार लोहरदगा से सांसद बने और ये कुल 3 बार सांसद बने हैं। 1967 में पहली बार लोहरदगा से सांसद बने, उसके बाद 1971 में और उसके बाद 1980 में। और कार्तिक उरांव संसद भवन के गैलरी से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी एम्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को राजा कटंग देव द्वारा शासित कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है सिमडेगा। जिस तरह दोस्तों संथाल परगना को जाना जाता है, टोरी परगना को जाना जाता है, उसी तरह कैशलपुर परगना सिमडेगा को जाना जाता था। यानी सिमडेगा क्षेत्र को कैशलपुर परगना के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा झारखंड के 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन है? यह है दोस्तों रांची। इसे हम मैप में अभी देखने वाले हैं। अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। झारखंड के कौन से ज़िले दूसरे राज्यों से सीमा साझा नहीं करती? इसमें 2 ज़िले हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो लैंडलॉक्ड है यानी किसी भी दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा झारखंड में कितने जिलों से होकर गुजरती है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है 5। आइए दोस्तों इन तीनों ही प्रश्नों को मैप के माध्यम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं मैप में कि ये तीनों प्रश्न का उत्तर किस तरह से होगा।
दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहला प्रश्न था कि रांची के कौन से ऐसे ज़िले हैं, 8 ज़िले जो रांची से बॉर्डर साझा करते हैं। ये 8 ज़िले हैं दोस्तों। रामगढ़, इसके बाद है हजारीबाग, इसके बाद चतरा, फिर यह है लातेहार, फिर लोहरदगा, फिर ये हो जाता है गुमला, फिर ये खूंटी और ये है सरायकेला खरसावां। ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो रांची को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी बॉर्डर साझा करते हैं। वहीं दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न था कि कौन से ऐसे 2 ज़िले हैं जो लैंडलॉक्ड है, यानी किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वो है दोस्तों एक खूंटी और दूसरा लोहरदगा। यानी ये लोहरदगा एक ऐसा ज़िला है और खूंटी एक ऐसा ज़िला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी सारे ज़िले किसी न किसी राज्य के साथ सीमा जरूर साझा करते हैं। और अगला प्रश्न है कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है, यानी किन किन ज़िलों से गुजरती है। दोस्तों बता दें कि ये 5 ज़िलों से गुजरती है और ये 5 ज़िले हैं। पहला ज़िला है लातेहार, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची जाती है और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआत होता है लोहरदगा लातेहार से। लातेहार के बाद ये गुमला में क्रॉस करती है, उसके बाद ये लोहरदगा में, उसके बाद रांची में, ये चौथा है। और 5वां ज़िला जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस करती है वह है रामगढ़। इस तरह 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में, और ये ज़िले हैं लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और ये रामगढ़। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।